महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और महाविकास आघाड़ी दोनों ने ही घोषणा पत्र अब जारी कर दिया है। मुंबई में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया और इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने कई वादे किए हैं और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने का दावा पेश किया है। अच्छा, 10 गारंटियां कौन कौन सी हैं जो बीजेपी की तरफ से रखी गई, जरा वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। लाडली बहन योजना की राशि में बढ़ोतरी बीजेपी की तरफ से होगी, यानी महायुति की तरफ से 25,000 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती। तीसरा, किसानों की कर्ज माफी, एमएसपी में सब्सिडी, सबको भोजन और आश्रय की गारंटी। 5वां पॉइंट है वृद्धावस्था पेंशन 1500 से 2100 रुपए किया जाएगा। 6ठा पॉइंट 25 लाख नौकरियां दी जाएंगी। 7वां पॉइंट है 10 लाख छात्रों को 10,000 ट्यूशन फीस मिलेंगी। 8वां पॉइंट आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स को 15,000 रुपए हर महीने महायुति की तरफ से दिए जाएंगे। 9वां पॉइंट बिजली बिल में 30% की कटौती होगी। और 10वां और अहम पॉइंट 100 दिन में विजन महाराष्ट्र को पूरा किया जाएगा महायुति की तरफ से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये तमाम है महाराष्ट्र के लिए। बीजेपी के जो संकल्प हैं उसमें किसानों का कर्ज माफी भी है, 25 लाख नई नौकरी का वादा है, किसानों के लिए भावांतर योजना है, महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में महाराष्ट्र में एआई विश्वविद्यालय, किसानों के लिए कई बड़ी योजनाएं, कौशल जनगणना, सोयाबीन की एमएसपी बढ़ाई जाएगी, धर्मांतरण पर कठोर कानून बनाया जाएगा। तो ये तमाम बातें महायुति की तरफ से की गई हैं, बीजेपी की तरफ से की गई हैं। और चूंकि महाराष्ट्र में इस समय चुनावी अभियान जोरों पर है, ऐसे में गृह मंत्री शाह ने क्या कुछ कहा है, जरा आपको वो भी सुनाते हैं। आघाड़ी की सरकार बनाने का जो लोग दावा कर रहे हैं, उनका चुनाव अभियान भी आंतरिक विरोधाभासों से घिरा हुआ है। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे? क्या कांग्रेस का कोई नेता सम्मानीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में 2 वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या? ये अंतर विरोध के बीच में आघाड़ी की सरकार बनाने का स्वप्न लेकर जो लोग निकले हैं, उनको महाराष्ट्र की जनता जान ले, ये बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी जब संकल्प लेकर आती है, संकल्प पत्र लेकर आती है, हमारे संकल्प पत्थर पर की लकीर और पूरे देश ने दिखा है। वही महाविकास आघाड़ी ने भी घोषणा पत्र अपना जारी किया है। महाविकास आघाड़ी ने इसे महाराष्ट्र नामा नाम दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए हमारे 5 स्तंभ हैं। महाराष्ट्र का विकास और प्रगति खेती, ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और जन कल्याण पर आधारित होगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि महाविकास आघाड़ी के घोषणा पत्र में क्या कुछ प्रमुख बातें हैं। महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा, किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करना, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, जातीय जनगणना करवाया जाएगा, परिवार का 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा होगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि हम 5 गारंटी दे रहे हैं और ये पूरे महाराष्ट्र के कल्याण के लिए होंगी। हम हर परिवार को सालाना 3 लाख रुपए की मदद करेंगे। महालक्ष्मी स्कीम महिलाओं को 3,000 रुपए महीना देगी। महिलाओं के लिए बस सर्विसेज फ्री रहेगा। हम उन किसानों को 50,000 रुपए देंगे जिन्होंने अपना कर्ज वक्त पर चुकाया है। महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का पंचसूत्री कार्यक्रम है। हमारी 5 गारंटी महाराष्ट्र के हर परिवार के उत्थान में मददगार होगी। हर परिवार को सालाना करीब 3 लाख रुपए का सहयोग मिलेगा। हमारी महालक्ष्मी योजना महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देगी। हर महिला को 3,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। और आपको सीधा महाराष्ट्र लिए चलते हैं। सत्यप्रकाश सोनी मेरे सहयोगी वहां से कनेक्टेड है। सत्यप्रकाश, ये अलग अलग गारंटीज दी जा रही है। एक तरफ बातें होती हैं कि फ्रीबीज से क्या नुकसान हो रहा है, कितना ज्यादा नुकसान राजस्व का हो रहा है किसी भी राज्य को, लेकिन
पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीबीज पर कॉन्सेंट्रेटेड है, जाहिर है क्योंकि जीत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। अब जरा आप कंपैरिजन करके बताइए कि महायुति की तरफ से और महाविकास अघाड़ी की तरफ से, दोनों की तरफ से जो यहाँ पर घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें मुख्य पॉइंट क्या है, क्योंकि ऐसा रहा है कि थोड़ा बढ़ाकर थोड़ा घटाकर लगभग जो पैमाना है फ्रीबीज का वो एक ही है। पहले दोनों गठबंधनों ने अब चुनावी रेवड़ी बांटने का काम किया है। दोनों गठबंधन का एक ही लक्ष्य है कि युवाओं को जो है और महिलाओं को और किसानों को, तीनों को आपसी सामंजस्य बिठाया जाए और वोट बैंक जो है उन पर फोकस किया जाए। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज जो है लाडकी बहना योजना में 1500 की जगह 2100 देने का वादा, तो महाविकास अघाड़ी तरफ से महालक्ष्मी योजना के तहत 3000 रुपया महिलाओं को देने का वादा, लाडका भाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि, तो महाविकास अघाड़ी की तरफ से बेरोजगार युवाओं के लिए 4,000 रुपए की राशि, 500 रुपए में सिलेंडर दोनों पार्टियों ने दावा किया है। तो वहीं किसानों की कर्ज माफी के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा कर्ज माफी और प्रोत्साहन राशि की तरफ तौर पर 12,000 की जगह 15,000 रुपए। महाविकास अघाड़ी की तरफ से यह कहा गया कि 3 लाख रुपए तक की कर्ज माफी और अगर आप रेगुलर किस्त भरते हैं तो आपको 50,000 रुपए की और जो है सम्मान राशि। तो कहीं न कहीं मिला जुला कर देखा जाए तो दोनों गठबंधन जो है युवाओं पर जोर दे रहे हैं, महिलाओं के ऊपर जोर दे रहे हैं, किसानों के ऊपर जोर दे रहे हैं और इसे विकास का नाम दिया जा रहा है कि आने वाले समय में जब उनकी सरकार आएगी तो इस तरह का विकास करेंगे। लेकिन सच में हकीकत क्या है ये जनता जानना चाहती है। इसलिए जनता के मन में एक सवाल है कि जब चुनाव आते हैं तो तमाम नेता इस तरह के वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म होता है तो तमाम वादे खत्म हो जाते हैं और ऐसे में चुनावी रेवड़ी की तरह इसे देखा जा रहा है। हालांकि कई बार ऐसा भी हो रहा है कि लगातार जिस तरह की घोषणाएं सरकारों द्वारा की जाती है, लेकिन वो घोषणाएं जो है क्या चुनाव के मद्देनजर की जा रही है, इस पर भी लोगों की जो है निगाहें बनी हुई है। लेकिन जाहिर तौर पर आज महायुति की तरफ से अमित शाह ने जो घोषणा की है, महाविकास अघाड़ी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा की है और यह घोषणा देखा जा रहा है कि किस तरह से लगातार जो है एक के बाद एक जो घोषणाएं हो रही है। पहले महायुति की तरफ से जो है 10 गारंटी दी गई थी, उनमें जो है युवाओं के लिए जगह दिया गया है, महिलाओं को जो है जगह दी गई है, 500 रुपए में सिलेंडर की बात की गई है, आशा वर्कर्स को 12,000 की जगह 15,000 देने की बात कही गई है, किसानों के लिए सम्मान निधि जो 12,000 मिल रही थी वो 15,000 की गई है। उसके अलावा जो महंगाई है, सबसे बड़ा मुद्दा देश में महंगाई है, महाराष्ट्र की जनता महंगाई से त्रस्त है। ऐसे में महंगाई को लेकर भी महायुति की तरफ से एक बात कही गई कि स्टेबल कैसे किया जाए, महंगाई के ऊपर लगाम कैसे लगाया जाए, हमारी सरकार आने के बाद वह करने वाले हैं। ठीक उसी तरह से महाविकास अघाड़ी की तरफ से भी दावे किए गए हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो तमाम तरह के वादे जो किए हैं उसे अमल बजावनी करेंगे, उसे अमल में लाएंगे और लोगों को समृद्धशाली महाराष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता की निगाहें इन वादों पर नहीं है, बल्कि हकीकत क्या होने वाली है जनता की निगाह इस पर है। लेकिन हकीकत तो तब होगा जब रिजल्ट बाहर आएंगे। पूजा मेरी सहयोगी न्यूज रूम से कनेक्टेड है मेरे साथ। पूजा, महाराष्ट्र का ये जो पूरा चुनाव है बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि पिछली बार 2019 में जब चुनाव हुए तो फिर वहां की तस्वीर अलग थी। आज तस्वीर और तासीर महाराष्ट्र दोनों की ही बदली हुई है और इन दोनों बदलाव में सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़ी बड़ी पार्टीज थी वो अलग अलग विभाजित हो चुकी हैं। अब यहाँ पर जनता ना केवल चुनावी रिजल्ट से फैसला करने वाली है कि सत्ता पर काबिज कौन हो, बल्कि फैसला इसका भी होगा कि असली पार्टी कौन है। यानी मैं शिवसेना और शरद गुट की बात कर रही हूँ। देखिए, जाहिर तौर पर और जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें हमने देखा भी, चाहे उद्धव ठाकरे को बढ़त की बात हो या फिर शरद पवार को बढ़त की बात हो, दोनों ही पार्टी इस बार गदगद है और उनको लगता है कि यही नतीजे विधानसभा चुनाव में भी अगर आते हैं तो महाविकास अघाड़ी में उनका कद भी बढ़ेगा। और ऐसे में यही हमने देखा भी कि जब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की बात आई तो हर पार्टी कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की कोशिश में जुटी हुई भी नजर आई। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए ये तो बात है ही कि यहाँ पर इन दोनों पार्टीज के लिए खासतौर पर ये एक साख की बात जरूर है कि आखिरकार असली शिवसेना कौन सी है या असली एनसीपी कौन सी है, क्योंकि एक तरफ एनसीपी में शरद पवार हैं तो दूसरी तरफ अजीत पवार हैं और इधर उद्धव ठाकरे हैं तो वहां एकनाथ शिंदे हैं। और क्योंकि इस बार की अगर मौजूदा स्थिति की बात करते हैं तो एक तरफ उद्धव ठाकरे ने पिछली बार जिस तरीके से सत्ता को स्वीकारा और कुर्सी पर बैठे भी, तो दूसरी तरफ बात अगर की जाती है एकनाथ शिंदे की तो यहां अमित शाह ने इस बार बड़ा क्लियर कर दिया है कि मौजूदा स्थिति में हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर हम तीनों पार्टीज मिल बैठकर चर्चा करेंगी। तो कुल मिलाकर
अगर देखा जाए तो देखिए सत्ता की चाबी हर कोई अपने पास रखना चाहता है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा से ज्यादा सीटें होंगी वही किंग मेकर की भूमिका में भी होगा, हो सकता है, और वही किंग भी हो सकता है। तो अब यहाँ किंग बनने और किंग मेकर की भूमिका में रहने दोनों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, और यही वजह है कि दोनों पालों में, चाहे महाविकास आघाड़ी की बात करें या फिर महायुति की बात करें, ये दल ये कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि नंबर गेम जो है वो इनके पास में इतना अच्छा खासा होना चाहिए कि ये जो अपनी मांगे हैं उनको मनवाने में कामयाबी हासिल करें। यही वजह है कि जब संकल्प पत्र तैयार किया जा रहा है तो संकल्प पत्र में भी इसी का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। अब हम देखिए, क्योंकि लगातार देखिए हम शिखा ये देख रहे हैं कि इससे पहले जब दिल्ली में ये फ्री बिजली, फ्री पानी, इस तरह की बातें हुआ करती थी, तब लगातार फ्री बीज का जिक्र करके सरकारों की आलोचना, यहाँ पर जो दिल्ली सरकार है उसकी आलोचना भी की जाती थी कि इससे एक वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। लेकिन पिछले कुछ चुनाव को अगर हम उठाकर देखें तो जिस फ्री बीज की आलोचना की जाती थी आज वही ट्रेंड में है। अब चाहे बीजेपी हो, चाहे महाविकास आघाड़ी की बात करें या फिर महायुति की बात करें, हर कोई इस रेस में नंबर 1 बनने की जुगत में है। बिल्कुल। सत्यप्रकाश, जरा ये बताइए कि जब पोलराइजेशन ऑफ वोट्स तब होते हैं जब जनता को ये पूरी तरीके से गारंटीड नहीं होता कि पॉलिटिकल पार्टीज में जो चुनावी मैदान में हैं उनको लेकर के बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती। अब क्योंकि महाराष्ट्र का जो सिनारियो है सत्यप्रकाश, ये बहुत ही अलग है। मतलब जितने भी चुनाव होते हैं, अभी झारखंड का आप चुनाव देख लीजिए, वहाँ एवरीथिंग इज क्लियर एंड कट, वहाँ सारी चीज़ें यथास्थिति में बनी हुई है। लेकिन महाराष्ट्र में बहुत बदलाव हुए हैं, पार्टीज़ को जिस तरीके से पार्टीज़ में टूट हुई है इसको लेके, तो धरातल पर जनता इस समय क्या सोच रही है महाराष्ट्र में? बिल्कुल, देखिए पहले चुनाव जो है 2 पक्षों में होता था, पक्ष और विपक्ष, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र में चुनाव 6 पार्टियों के बीच में हो रहा है। शिवसेना का 2 पार्टी, एनसीपी की 2 पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो चुनावी मैदान लड़ा जा रहा है। लेकिन जनता के बीच में एक असमंजस की स्थिति है कि जनता किस शिवसेना के पास जाए, किस एनसीपी के साथ जाए, शरद पवार की एनसीपी के साथ जाया जाए या फिर अजीत पवार की एनसीपी के साथ जाया जाए। ठीक वैसी स्थिति शिवसेना यूबीटी के साथ जाया जाए या फिर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाया जाए। दोनों जो है एक साथ रहे हैं, एक साथ चुनाव लड़े हैं, लेकिन अब 2 फाड़ होने के बाद यह पहला चुनाव होगा जब विधानसभा में है तमाम जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है या फिर मताधिकारी है, उन्हें किस तरह से वोट अपना देना है, वो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि सबके लिए इजी अवेलेबल जो है चुनाव चिन्ह होता है। अब शिवसेना शिंदे गुट के पास धनुष बाण है, जो शिवसेना का एक प्रमुख अंग है और प्रमुख निशानी के तौर पर लोग जानते हैं। अमूमन लोगों को याद भी रहता है शिवसेना मतलब धनुष बाण। ठीक उसी तरह से एनसीपी की अगर बात आती है तो लोगों के जहन में कि एनसीपी मतलब घड़ी, अब घड़ी जिसके पास है उसका पलड़ा भारी है। तो ठीक वैसे ही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लोगों के जहन में एक ही बात आती है कि जो पार्टियां भले बच गई हैं लेकिन लोग जो मतदाता है उनके मन में आज भी वही स्थिति है कि शिवसेना का अगर वोट करना है तो हमको धनुष बाण को देना है, अगर एनसीपी को वोट करना है तो हमें घड़ी को वोट करना है। सवाल इस बार महाराष्ट्र चुनाव में बहुत सारे हैं। ये जो सवाल जवाब आज हम कर रहे हैं और जिसको लेकर के संशय का विषय बना हुआ है, इसी का जवाब जनता महाराष्ट्र में देने वाली है। पूजा, मराठा आरक्षण एक बड़ा प्रभावी आरक्षण के तौर पर उभरा है और मराठा आरक्षण की जो मांग है वो लंबे समय से होती रही और इसको लेकर के अनशन किए गए। जितने भी मराठा नेता हैं, जितने भी महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, उनको भी धरातल पर उतरना पड़ा। क्या लगता है इस बार के चुनाव में मराठा आरक्षण का जो प्रभाव है वो वोटों पर जरूर नजर आएगा? देखिए, मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है वो तो लगातार प्रभावित था ही, लेकिन इस बीच एक और आरक्षण का जिक्र मंच पर हो रहा है। अब मराठा आरक्षण का जिक्र मंच से कम होता है, लेकिन उलेमा की ओर से जो एक प्रपोजल लेटर दिया गया था कि हम आपके साथ में तब आएंगे जब आप हमको 10% आरक्षण देंगे। आजकल इस 10% वाले आरक्षण का जिक्र हम मंच से लगातार देख रहे हैं। आज जब गृह मंत्री अमित शाह ने बरसना शुरू किया तो वो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, ये तो तय है, और हमारी सरकार आएगी तो हम आरक्षण इन लोगों को नहीं मिलने देंगे। तो कुल मिलाकर मराठा आरक्षण से ज्यादा आज के लिए 10% वाले आरक्षण की चर्चा ज्यादा हो रही है। हाँ, शुरुआती दौर में जिस दौरान में ये आरक्षण चल रहा था उस दौरान में ये माना जा रहा था कि ये मुद्दा बहुत ज्यादा प्रभावी रहने वाला है और यही वजह भी थी कि हमने एक बड़ा आंदोलन होते देखा, इसके लिए भूख हड़ताल होते देखा। हालांकि फिर एकनाथ शिंदे ने लोगों को मनाने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि आपकी मांग को माना जाएगा। हाल फिलहाल में भी हमने देखा कि एक बार फिर से ये चिताया जा रहा था कि अगर हमारा हक हमको नहीं मिलता है तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। लेकिन इससे इतर उसी के पैरेलल में एक और ये जो मुद्दा उठ खड़ा हुआ है उसने कहीं ना कहीं इसके प्रभाव को थोड़ा कम जरूर किया है। शिखा, बिल्कुल। सत्यप्रकाश, पानी की जो समस्या है वो भी महाराष्ट्र में एक मुख्य रूप से उभर करके लोगों के सामने आई
और सरकार की तरफ से कोशिशें हालांकि हुई है, लेकिन खासतौर पे जो मराठवाड़ा है और विदर्भ का जो एरिया है वहां पर पानी की बड़ी समस्या है। क्या इसको लेकर के भी घोषणा पत्र में कोई बड़े ऐलान हुए हैं? बिल्कुल, देखिए आज इस पर विशेष चर्चा भी हुई है। खुद अमित शाह इस बात को लेकर खुलासा कर रहे थे कि महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे हैं जहां पर हर साल जो है गर्मी के समय में जो है पानी की दिक्कत होती है, सीवरेज लाइन नहीं है और इसको लेकर वह लगातार कोशिश कर रहे हैं। शिवार जो योजना है उस योजना को एक बार फिर से लागू करने की जरूरत है। उन्होंने वादा भी किया कि हमारी सरकार आएगी, इस पर हम जोर देकर काम करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के किसानों को अगर दिक्कत होती है तो उसका प्रभाव पूरे देश में होता है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने तो दावा किया है कि जब सरकार बनेगी तो जो पानी की किल्लतें हैं महाराष्ट्र के, चाहे विदर्भ में या मराठवाड़ा इलाके में, वहां पर जो है सरकार फोकस करेगी। लेकिन सवाल यह बनता है कि काफी लंबे समय से लगातार इस विषय को लेकर उठाया जा रहा है, लेकिन जब भी चुनाव आता है तो इस पर चर्चा हो जाती है, लेकिन बाद में यह चर्चा जो है धरी के धरी रह जाती है। लेकिन इस बार लोगों को उम्मीद है कि क्योंकि देश बदल रहा है, लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि अब इसी विकास के साथ जो है उनका भी साथ काम हो सकता है। तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि जो भी सरकार आए, पानी की किल्लत को लेकर जो महाराष्ट्र के तमाम जो किसान है या फिर विदर्भ के जो किसान है उन्हें इस तरह की सुविधा दी जाए कि कम से कम अच्छी तरह से वो खेती कर सके। सूखा वाला ग्रस्त जो मामला हर साल आता है, हर बार आता है, वो मामला ना हो, इस पर ज्यादा फोकस लोगों का है। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, और यही वजह है कि पॉलिटिकल पार्टीज कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती है पूजा। और चूंकि इतनी सारी रैलियां होने वाली हैं, प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पर रैलियों में उनकी मौजूदगी रहने वाली है और बहुत सारी रैली की भी है। और झारखंड भी एक स्टेट के तौर पर है जिसे जीतना बहुत ही ज़रूरी बीजेपी के लिए है। और हालांकि झारखंड में जो स्थिति है वो अभी कमोबेश महाराष्ट्र में नजर नहीं आ रही है। हालांकि महाराष्ट्र में इस समय बीजेपी की ही सरकार है, यानी मिलीजुली सरकार है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए ये भी है, जिसका जवाब आज गृह मंत्री ने दिया भी, कि मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा, ये हम सब मिलकर के तय करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि अभी जो सत्ता में काबिज है जरूरी नहीं कि उनकी वापसी हो। तो क्या लग रहा है ये जो नंबर्स मिलने वाले, ये जो नंबर गेम पूरे चुनाव का होगा, सब कुछ क्या उस पर निर्भर करेगा? और देखिए जाहिर तौर पर उस पर निर्भर करेगा। और इसको इस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि पिछली बार हमने देखा कि बीजेपी के पास में आंकड़ा ज़्यादा, उसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी दी गई। पिछले दिनों हमने देखा था कि जब ये फैसला लिया जा रहा था उस दौरान में पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनको कोई पद नहीं चाहिए, फिर किसी तरीके से उनको मनाया गया और उसके बाद में वो भी सरकार में हिस्सा बनते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रहे। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी देखा कि देवेंद्र फडणवीस की जो सुरक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, जो उनके पास सुरक्षा थी उसमें और इजाफा कर दिया गया। और अभी अमित शाह ने जो आज बहुत बड़ी बात कही, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि अब जब सीएम फेस की बात आएगी तो अमित शाह का जवाब क्या होता है। अमित शाह ने क्लियर कट ये कह दिया कि अभी हम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में हम ये नहीं बताएंगे कि आगे सीएम का फेस कौन होगा। ये सब कुछ आगे तय होगा जब नतीजे आएंगे। उसके बाद हम तीनों पार्टीज बैठेंगे और तीनों पार्टीज बैठने के बाद में हम ये तय करेंगे कि सीएम का चेहरा कौन होगा। देखिए अगर हम सीट शेयरिंग की बात करते हैं तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में भी बीजेपी के पास में कमोबेश इन दोनों पार्टीज के मुकाबले ज्यादा सीटें, और जाहिर तौर पर बीजेपी की ये कोशिश भी होगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी के पास में आए, क्योंकि एक बार तो देखिए बीजेपी ने सैक्रिफाइस किया है यहां सत्ता में रहने के लिए, लेकिन दूसरी बार जाहिर तौर पर बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि अगली बार भी चेहरा किसी दूसरी पार्टी से हो। और यही वजह है पूजा की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है ताकि जो धरातल पर जो वोट पड़े वो पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छी खासी पड़े और जहां किसी को झुकना ना पड़े।